पैल्पेशन ऑफ किडनी आ जाती है। किडनी नॉर्मली पैल्पेबल नहीं होती है, लेकिन अगर लीन जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर आप पैल्पेट करना चाहें तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि इंस्पायर कराना है अपने पेशेंट को, ताकि उसकी किडनी जो है वो थोड़ी डिसेंड कर जाए और आप उसको पैल्पेट कर सकें। नंबर 2 स्टेप इज़ यू विल पैल्पेट द राइट किडनी नॉट द लेफ्ट किडनी, बिकॉज द राइट किडनी इज़ सम वाइट सेंटीमीटर्स इन्फीरियर दैन दैट ऑफ द लेफ्ट किडनी। लेकिन अगर आपको लेफ्ट किडनी पैल्पेट हो रही है तो उसका मतलब है कि भाई उसकी किडनी एनलार्ज है या फिर कोई रेट्रोपेरिटोनियल मैस है जिसने उसकी लेफ्ट किडनी को भी इन्फीरियरली डिस्प्लेस किया हुआ है। ठीक है, अब तरीका देखते हैं किस तरह करना है पैल्पेट। आपने एक हाथ रखना है उसके फ्लैंक पर, ठीक है, और पोस्टीरियर साइड से फ्लैंक पर हाथ रख के उसको एंटीरियरली आगे की तरफ प्रेस करना है, और दूसरा हाथ आपने रखना है ऑन द कोस्टल मार्जिन और वहाँ पर डीपली पैल्पेट करना है। फ्लैंक की बात करें तो बिटवीन 11th एंड 12th रिब एंड ईले क्रेस्ट का रीजन जो होता है ट्रंक पर, वो फ्लैंक कहलाता है। पेरिनेफ्रिक एब्सेस एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड डिपेंड कर रही होती है कि फेशिया जो है रीनल फेशिया वो कैसा है। तो भाई रीनल फेशिया जो होता है ना वो मीडियल साइड पर तो रीनल वेसल्स वगैरह के साथ और यूरेटर के साथ अटैच होता है, पर इन्फीरियरली अगर बात करें तो वो उसकी जो एंटीरियर पोस्टीरियर लेयर्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से अटैच नहीं होती। तो कॉन्ट्रालेटरल साइड पर तो एब्सेस नहीं फैलेगी, बट एब्सेस जो है वो पेल्विस के अंदर जा सकती है। नेफ्रोप्टोसिस यानी ड्रॉप्ड किडनी, यानी किडनी अपनी जगह से गिर गई है। अच्छा, होता क्या है कि भाई हमने पहले बात की कि जो रीनल फेशिया है वो इन्फीरियरली जो है फ्यूज़ फर्मली नहीं कर रहा होता। तो अगर कोई अबनॉर्मली मोबाइल किडनी है तो वो कहेगी चलो डिसेंट भी कर लेते हैं, बॉडी इरेक्ट होगी तो वो डिसेंट करके जनाब नीचे पहुंची होगी। अब किडनी जब डिसेंट कर जाती है तो सुप्रारीनल ग्लैंड का क्या होता है? भाई वो बहुत बेवफा है, वो ऊपर डायफ्राम के साथ जुड़ा रहता है। वो कहते हैं भाई मेरा तो अपना अलग से फेशियल कंपार्टमेंट है, अपना अपना देख लो किडनी। तो ये होता है इसके साथ। बाकी उन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर नेफ्रोप्टोसिस की कंडीशन है तो यू हैव टू ड्रॉ अ बॉर्डर लाइन बिटवीन द नेफ्रोप्टोसिस यानी ड्रॉप किडनी एंड द एक्टोपिक किडनी। तो सीन ये है कि आपने देखना है कि यूरेटर्स के अंदर कोई कॉइल्स या किंक्स तो नहीं प्रोड्यूस हुए हुए, क्योंकि अगर तो किडनी ड्रॉप हुई हुई है तो इसका मतलब है कि ब्लैडर और किडनी के दरमियान जो पहले डिस्टेंस था अब डिस्टेंस उससे कम है। तो कोई ना कोई किंक्स और कॉइल्स प्रोड्यूस होने चाहिए यूरेटर के अंदर, जो कि क्लिनिकली इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते, पर हमें ये बता देंगे कि किडनी ड्रॉप हुई हुई है या नहीं। अगर तो किंक्स प्रेजेंट है तो ड्रॉप्ड किडनी है। ठीक है, बाकी फिर वो ये बता रहे हैं कि इसकी वजह से इंटरमिटेंट पेन होती है, और जब आप लेटे हैं तो पेन नेफ्रोप्टोसिस की नहीं रहती, क्योंकि जब किडनी इन्फीरियरली डिसेंड हुई हुई है तो उसकी जो सारी वेसल्स वगैरह हैं उन पर एक पुल पड़ रहा होता है। ठीक है, दे आर बीइंग पुल्ड, बट व्हेन यू आर लाइंग डाउन तो वो पुल जो होता है उसको रिलीफ मिल रहा होता है, देयरफॉर लेटने पर ये पेन कम हो रही होती है। अब फिर वो बता रहे हैं कि भाई इन्फीरियरली जो है ना इतनी अच्छी कोई सपोर्ट नहीं है किडनी की, लंबा रीजन के अंदर अगर किडनीज पड़ी हैं। तो अगर आपने ट्रांसप्लांट करनी है किडनीज तो डायरेक्ट इलेक फोसा आप तक ग्रेटर पेल्विस के अंदर ही रख दो। बाकी वहाँ पर ब्लड सप्लाई भी अच्छी है और यूरिनरी ब्लैडर तक भी आपको मतलब करीब पड़ता है आपकी यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो दैट्स ऑल। रीनल ट्रांसप्लांटेशन अब हमें बताएगा कि असल ट्रांसप्लांट आपने करना किस तरह और कहाँ करना है। ठीक है, तो भाई अगर क्रॉनिक रीनल फेलियर है तो हम जा सकते हैं कि रीनल ट्रांसप्लांट करा दें, और हम जो है जो डोनर है उसको सुप्रारीनल ग्लैंड को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर भी उसकी किडनी जो डोनर की है वहाँ रिट्रीव कर सकते हैं किडनी, आई गेस। क्योंकि भाई सुप्रारीनल ग्लैंड तो पहले ही तैयार बैठा है कि मेरा जो है वो कंपार्टमेंट अलग है, और सोने पे सुहागा की किडनी और जो सुप्रारीनल ग्लैंड के जो फेशियल कंपार्टमेंट्स के दरमियान सेप्टा है वो भी वीक है। तो भाई किडनी जो है फिर हम निकाल लेते हैं वहाँ से। अब ट्रांसप्लांटेशन जो करनी है वो इलिक फोसा के अंदर करनी है, क्योंकि ट्रांसप्लांटेड किडनी को ये जगह बहुत सपोर्ट करती है और यहाँ पर कोई ट्रैक्शन वगैरह कोई पुल वगैरह नहीं पड़ रहा होता है वेसल्स पर। ठीक है, रीनल आर्टरी जो होती है और वेन जो होती है उसे हम एक्सटर्नल इलिक आर्टरी और एक्सटर्नल इलिक वेन के साथ मिला देते हैं, और यूरेटर जो होता है उसको भी सूचर कर देते हैं ब्लैडर के साथ। ठीक हो गया। सिस्ट, अब सिस्ट जो होते हैं ना, अगर आप किसी कैडेवर को डायसेक्ट करें तब भी आपको सिस्ट दिखेंगे, अगर आप अल्ट्रासोनोग्राफी कर लें तब भी आपको सिस्ट दिख जाएंगे। एडल्ट्स के अंदर पॉलीसिस्टिक डिजीज़ होती है किडनी की, वो रीनल फेलियर तक की स्टेज पर आपको पहुंचा सकती है, और ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट होती है। बाकी वो ये बता रहे हैं कि किडनी के अंदर अगर सिस्ट प्रेजेंट है ना तो वो किडनी के साइज़ को 5 सेंटीमीटर तक इंक्रीज़ कर सकते हैं, किडनी एनलार्ज हो सकती है, उसका साइज़ डिस्टॉर्ट हो जाएगा। किडनी का एक ख़ास रिलेशन होता है स्वास मेजर मसल के साथ। एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट पेन और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर सकता है पैरारीनल रीजन्स में बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन।
किडनीज़ जो हैं वो नीचे प्रोड्यूस हो रही होती हैं और उसके बाद वो असेंड करके ऊपर आ रही होती हैं। तो इन्फीरियर वेसल्स जो होती हैं इन्हें नीचे सप्लाई कर रही होती हैं, जैसे ही असेंड करके ऊपर आती हैं तो सुपीरियर वेसल्स टेक ओवर करती हैं और इन्फीरियर वेसल्स डीजनरेट हो जाती हैं। पर अगर ये डीजनरेट ना हो तो ये एक्सेसरी आर्टरीज़ या पोलर आर्टरीज़ बना देती हैं जो कि किडनी के पोल्स से आ जा रही होती हैं, ठीक है। जो इन्फीरियर पोलर आर्टरी होती है वो यूरेटर को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है और इतनी इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। रीनल वेन एंट्रैपमेंट की कहानी बस इतनी सी है भाई कि ये है रीनल वेन, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसके ऊपर एक सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी गुजर रही है, इधर से इसके एब्डोमिनल अयोटा और इसने इनके दरमियान से गुजर के जाना है। अब अगर तो ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी को किसी ने थोड़ा सा नीचे को पुल कर दिया है तो एक नट की तरह ये रीनल वेन यहाँ पर क्रैक हो रही होगी, ठीक है। जिस तरह हम इसे नट को क्रैक कर रहे होते हैं उस तरह ये पिस रही होगी बिल्कुल इधर। तो वो इसी की वजह से इसे नट क्रैकर सिंड्रोम कहते हैं या हम इसे रीनल वेन एंट्रैपमेंट सिंड्रोम कहते हैं। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो लेफ़्ट रीनल वेन होती है उसने एक्यूट एंगल पर आना होता है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और एब्डोमिनल अयोटा के दरमियान से। अगर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी को डाउनवर्ड डायरेक्शन या पुलिंग उसकी हो रही है तो उसकी वजह से लेफ़्ट रीनल वेन कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से सिंड्रोम हो जाता है। ब्लड भी आ सकता है यूरिन में, प्रोटीन भी आ सकती है यूरिन में, एब्डोमिनल पेन होगी, नोज़िया, वॉमिटिंग, लेफ़्ट टेस्टिकुलर पेन होगी, लेफ़्ट साइड की वेरिकोसील भी हो सकती है इन द मेल्स। वॉमिटिंग वगैरह क्यों हो रही है? क्योंकि डिडेनम कंप्रेस हो रही है। बट डायरेक्शन ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ऑल्सो कंप्रेसेस द थर्ड पार्ट ऑफ डिडेनम, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन जो होती है वो ड्रेन कर रही होती है इनटू द लेफ्ट रीनल वेन जिस प्रॉक्सिमल टू द कंप्रेशन, तो इस वजह से वहाँ पर भी जो है वो मैनिफेस्टेशंस मिल रही हैं। कंजेनिटल बाइफिड यूरेटर, ठीक है। इसी तरह बाइफिड पेल्विस है। ये एनोमलीज क्यों हो रही होती हैं? क्योंकि यूरेटरिक बड जब बनी है तो उसी की डिवीजन हो गई है। एक्सटेंट ऑफ डुप्लीकेशन डिपेंड करता है, मतलब कितनी देर तक ये अलग अलग गई हैं और फिर वो एक बन गई हैं। यूनिलेटरल भी हो सकते हैं, बायलैटरल भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि ब्लैडर के अंदर ही इनकी सेपरेट ओपनिंग्स हों। तो अगर तो इनकम्प्लीट डिवीजन है तो उसकी वजह से बाइफिड यूरेटर की कंडीशन डेवलप होती जाती है और अगर कंप्लीट डिवीजन है तो उसकी वजह से सुपर न्यूमररी किडनी की कंडीशन डेवलप हो जाती है। रेट्रोकेबल यूरेटर यूँ कर रहा होता है कि वो किडनी से निकलने के बाद फिर पोस्टीरियरली पास कर रहा होता है। फिर उन्होंने यू शेप किडनी का बताया। L3 से L5 की रीजन बनाई कर रही होती है और जो रूट ऑफ इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है वापस अब इन्हें इनकी प्रॉपर जगह पर नहीं आने दे रही होती। इट इज़ होल्डिंग द बोथ किडनीज एंड देयर हॉर्सशू अपीयरेंस इन इट्स प्लेस, ठीक है। कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं होते, सारी किडनीज जो है वो अपना मतलब सारा जो है सिस्टम अपना काम कर रहा होता है जब तक कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरेटर नहीं अकर हो जाती। कभी यूँ भी हो सकता है कि जो किडनी है वो एब्डोमेन के अंदर एंटर ही ना हो और वो सेक्रम के एंटीरियरली ही लाई करे, ठीक है। एक्टोपिक पेल्विक किडनी की उन्होंने दिखाई हुई है कि वो सेक्रम के अंदर ही लाई कर रही होती है। अभी हमें ये देखना होता है कि ये एक्टोपिक पेल्विक किडनी है ना कि कोई ट्यूमर। पेल्विक किडनी जो है वुमेन के अंदर इंजर भी हो सकती है चाइल्ड बर्थ के दौरान। और पेल्विक किडनी जो है अपनी ब्लड सप्लाई जो होती है वो आयोटिक बाइफर्केशन या कॉमन इलियक आर्टरी से ले रही होती है। फिर रीनल यूरेटरी कैल्कुलाई आ जाते हैं। कैल्कुलाई जो होते हैं उसमें बेसिकली सॉल्ट्स और जो दूसरे ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह होते हैं उनकी वजह से कैल्कुलाई या पेबल्स वगैरह बन रहे होते हैं। और ये कैलसेस किडनी के जो प्रेजेंट होते हैं उधर यूरेटर्स नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो रीनल कैलकुलस होता है वो किडनी से रीनल पेल्विस के अंदर आ सकता है और उससे फिर वो यूरेटर के अंदर भी जा सकता है, ठीक है। अगर जो स्टोन बहुत शार्प वगैरह है तो वो जैसे जैसे ल्यूमन से गुजरेगा, जो यूरेटर का ल्यूमन है, तो वहाँ पर वो मस्कुलर डिस्टेंशन कॉज कराएगा जिसकी वजह से यूरेटरिक कॉलिक या पेन प्रोड्यूस होगी बिकॉज ऑफ द ग्रेजुअल वेव ऑफ कंट्रैक्शन। या यूरिनरी आउटफ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट भी कर सकता है। किस लेवल पर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है उसकी बेस पे डिपेंड करता है कि भाई पेन कहाँ रेफ़र होनी है, इधर लंबर में, इंग्वाइनल में या फिर एक्सटर्नल जेनेटिलिया वगैरह में। पेन जो होती है यूजली कन्टिन्यूस एरिया के अंदर रेफ़र हो जाती है जो कि वेस्ट्रल एफरेंट्स को रिसीव कर रहे होते हैं फ्रॉम द T11 टू L2। पेन जो होती है वो लॉइन से ग्रॉइन की तरफ मूव कर रही होती है जैसे ही जो स्टोन है वो अपनी जर्नी तय कर रहा होता है यूरेटर में। पेन जो होती है प्रॉक्सिमल एंटीरियर पार्ट ऑफ द थाई से स्क्रॉटम और लेबिया मेजोरा तक भी जा सकती है। एक्सट्रीम पेन के साथ साथ डाइजेस्टिव अपसेटनेस भी होती है। सिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स होता है, बाकी सिम्टम्स को इतना विजिबल नहीं होने देता। यूरेटरी कैल्कुलाई जो होते हैं उन्हें हम नेफ्रोस्कोप से रिमूव कर देते हैं और दूसरी टेक्निक है लिथोट्रिप्स से जिसमें हम शॉक वेव्स दे के तो उनके स्मॉल फ्रेगमेंट्स से ब्रेक कर देते हैं कि भाई खुद ही निकल जाओ यूरिन से।